तो 20 ऑक्यूलर इंजरीज। ऑक्यूलर मीन आई, इंजरी मीन उसकी कोई भी इंजरी। आई की क्या क्या इंजरीज हो सकती है? मैकेनिकल इंजरी भी हो सकती है, नॉन मैकेनिकल भी। मैकेनिकल जो होंगी उसमें हमारे पास कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, वो फॉरेन बॉडी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर भी हो सकती है, और वो फॉरेन बॉडी इंट्रा ऑक्यूलर भी हो सकती है। कंट्यूजन, कोई ब्लंट इंजरी हुई है, कोई सट लगी है जिसको कहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से कंट्यूजन हो गई है। परफोरेटिंग इंजरीज, ऐसी जो परफोरेट कर गई है, एक साइड से अंदर आ गई हैं, ठीक है, हिमफीमा। इट इज़ कॉल्ड ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, इसको कहते हैं हिमफीमा। नॉन मैकेनिकल इंजरीज में कौन सी हो सकती हैं? केमिकल इंजरी। अब जो केमिकल है वो हमारे पास क्या हो सकता है? एसिड भी हो सकता है, बेस या जिसको अल्कली कहते हैं वो भी हो सकता है। सो एसिड बर्न्स, अल्कली बर्न्स। उसके बाद थर्मल इंजरीज हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजरीज और रेडिएशनल इंजरीज। रेडिएशन में यूवी, आईआर, आयनाइजिंग रेडिएशन, कुछ भी। उसके बाद क्लासिफिकेशन होगी मैकेनिकल इंजरीज की बाय ब्रिंगम आई ट्रॉमा टर्मिनोलॉजी सिस्टम। उसके अकॉर्डिंग हम ना आई को दो इंजरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लोज ग्लोब भी, ओपन ग्लोब भी। क्लोज ग्लोब वो इंजरीज है जिसमें हमारी कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल जो है वो इंटैक्ट है। आई को आगे से 1/6 कॉर्निया कवर करती है और पीछे से 5/6 जो है वो स्क्लेरा। तो अगर कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल इंटैक्ट है, यानी ग्लोब जो है वो फटी नहीं है, ठीक है, आगे से कॉर्निया ने और पीछे से स्क्लेरा ने कंप्लीटली उसे जो है वो सराउंड करके रखा हुआ है, ठीक है, कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल जो है इंटैक्ट है, इट इज़ कॉल्ड क्लोज ग्लोब। और अगर ये इंटैक्ट नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड ओपन ग्लोब। और अगर जो क्लोज ग्लोब है उसमें हमारे पास दो हो सकती हैं, कंट्यूजन भी हो सकती है, लैमिनर लैसरेशन। कंट्यूजन, कोई ब्लंट, कोई चोट लगी है, कोई सट लगी है जिसको कहते हैं, तो उसकी वजह से कंट्यूजन हो जाएगा, ठीक है, ये क्लोज ग्लोब में आएगा। क्लोज ग्लोब में और क्या आएगा? लैमिनर लैसरेशन, ये पार्शल थिकनेस वूंड है, ठीक है, पार्शल थिकनेस वूंड ऑफ कॉर्निया और स्क्लेरा। अगर तो फुल थिकनेस हो जाएगा तो ग्लोब ओपन हो जाएगी, ठीक है, तो लैमिनर लैसरेशन ऑफ पार्शल थिकनेस। देन हमारे पास आती है ओपन ग्लोब इंजरी। इसमें क्या है? फुल थिकनेस वूंड होगा, ठीक है, और जो कॉर्निया और स्क्लेरल हमारे पास वॉल है वो इंटैक्ट नहीं होगी, ग्लोब फट जाएगी, ग्लोब ओपन हो जाएगी। इसमें दो आ सकते हैं, ग्लोब रप्चर हो सकती है, ग्लोब की लैसरेशन हो सकती है। रप्चर का मतलब है फुल थिकनेस वूंड कॉज्ड बाय ब्लंट ट्रॉमा, कोई ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, कोई सट लगी है, लेकिन इस बार कंट्यूजन नहीं हुई, ग्लोब ही पूरी पाट गई है, रप्चर, फट गई है, ठीक है, तो उसको कहेंगे ग्लोब रप्चर। और ग्लोब लैसरेशन में क्या होगा? फुल थिकनेस वूंड, ये सारी फुल थिकनेस है, क्यों? क्योंकि ओपन ग्लोब है। तो ग्लोब लैसरेशन में हमारे पास फुल थिकनेस वूंड होगा आईबॉल का बाय शार्प ऑब्जेक्ट। अब ये जो लैसरेशन है इसमें हमारे पास परफोरेशन भी हो सकती है, पेनिट्रेशन भी हो सकती है, इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी भी हो सकती है। अगर तो बात करें हम पेनिट्रेशन की, पेनिट्रेशन का मतलब है कि फुल थिकनेस वूंड जिसमें सिर्फ एक जो है वो एंट्री वूंड होगा, ठीक हो गया, यूजली वन वूंड जो कि एंट्रेंस वूंड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं परफोरेटिंग इंजरी। परफोरेट कहते हैं सुराख कर देना, मोरी कर देना, आर पार कर देना। तो ये भी हमारे पास फुल थिकनेस वूंड होगा जिसमें दो वूंड्स होंगे, एक एंट्री होगा और एक एग्जिट होगा, यूजली बाय द मिसाइल वगैरह से। देन हमारे पास इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी। इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी जनरली हमारे पास पेनिट्रेटिंग इंजरी है, पेनिट्रेट आई में कर जाती है, एक उसका जो है एंट्री वूंड है, बट वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आई के अंदर रिटेन हो जाएगा विद रिटेन्ड इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी, तो इसे हम कहेंगे इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी। तो क्लोज ग्लोब में हमारे पास कंट्यूजन लैमेलर लैसरेशन आ गई पार्शियल थिकनेस की, और जो ओपन ग्लोब इंजरी है उसमें ग्लोब रप्चर, ग्लोब लैसरेशन। लैसरेशन में पेनिट्रेशन जिसका एक का हमारे पास वूंड होगा एंट्री वूंड, परफोरेशन जिसके दो वूंड्स होंगे एंट्री और एग्जिट, और इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी जिसमें एक हमारे पास एंट्री वूंड होगा लेकिन साथ इंट्राओकुलर रिटेंशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑकुलर फॉरेन बॉडीज़। एक्स्ट्रा ऑकुलर फॉरेन बॉडीज़ जो आई से बाहर हैं, ठीक है, दे आर क्वाइट कॉमन इन इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वर्कर्स। इसमें आई से बाहर, आई के अंदर ना हो, आई के बाहर क्या हो सकती है? कोई कॉर्निया है, कॉर्नियल फॉरेन बॉडी हो सकती है, या कंजक्टाइवा है। कंजक्टाइवा 3 जगह चढ़ा होता है, ठीक है, आईलिड्स के जो अंदर वाली साइड होती है वहाँ पर पाल्पीब्रल कंजक्टाइवा होता है, यही कंजक्टाइवा ऊपर जाकर फॉर्निक्स बना देता है, ठीक है, अगर हम अपर आईलिड की बात करें, ऊपर जाकर पाउच बना देते हैं, पाउच के आसपास जो कंजक्टाइवा होता है दैट इज़ फॉर्निकल कंजक्टाइवा, और फिर यही वापस घूम कर नीचे आई पे आता है और आई के ग्लोब के ऊपर आकर जहाँ पर कॉर्निया होता है उसको ज्वाइन करता है एट द लिम्बस, जहाँ पर टेनॉन कैप्सूल होता है, तो वहाँ पर ये ग्लोब के ऊपर होता है, बल्ब क्यों होता है, तो इसे हम कहते हैं बल्बर कंजक्टाइवा। कंजंक्ट, कंजंक्ट होता है जोड़ना, तो कंजंक्टाइवा क्या करता है? आईलिड्स को जोड़ता है आई बॉल के साथ, तो ये आईलिड के नीचे होगा तो इसको कहेंगे पाल्पीब्रल कंजंक्टाइवा, पाउच बनाएगा तो फॉर्निकल कंजंक्टाइवा, और अगर ग्लोब के ऊपर लगा होगा तो दिस इज बल्बर कंजंक्टाइवा।
तो हम एक्स्ट्रा ऑकुलर फॉरेन बॉडीज़ की बात कर रहे थे, ये कॉर्नियल फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, इंट्रा ऑकुलर की बात नहीं करेंगे, बाहर बाहर ही रहेंगी। तो कॉर्निया में भी कोई फंस सकती है, कंजंक्टाइवा में भी कोई फंस सकती है, यानी कोई पलकों के अंदर फंस जाए, कोई कंजंक्टाइवा के अंदर फंस जाए। कंटूजन इंजरीज या जिनको ब्लंट इंजरी कहते हैं, कोई बाहर से कोई धब्ब पड़ जाए, सट लग जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से कंटूजन इंजरी बन सकती है। उसमें हम देखेंगे आईलेट्स, कंजंक्टाइवा, कॉर्निया, आइरिस, सिलरी बॉडी, उसके अलावा लेंस, इन सब के ऊपर क्या क्या असर आते हैं। पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रस, रेटिना, कोरॉइड, इनके ऊपर ना डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे, इसमें ऑप्टिक नर्व भी आ जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडीज़ क्या हैं। ओके, दिस इज़ कॉर्नियल फॉरेन बॉडी। कोई फॉरेन बॉडी है, ये हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर फॉरेन बॉडी। कोई एक्स्ट्रा ऑकुलर फॉरेन बॉडी है जो कॉर्निया के अंदर आकर फंस गई है। ये कहाँ फंस सकती है? एपिथीलियम, या जिसको हम सुपरफिशियल स्टोमा कहें, या फिर डीप स्टोमा में। कॉर्निया की हमने लेयर्स पढ़ी थी, सबसे बाहर एपिथीलियम होती है, देन हमारे पास बोमन्स मेम्ब्रेन होती है, देन हमारे पास जो होता है वो स्ट्रोमा होता है, विच मेक्स 90% ऑफ द कॉर्निया, देन डेसिमेट्स मेम्ब्रेन, देन एंडोथीलियम सबसे एंड वाली। तो ये जो कोई भी फॉरेन बॉडी होती है, सबसे बाहर वाली एपिथीलियम में भी फंस सकती है, और वो जो 90% स्ट्रोमा होता है, जिसको हमने डीप स्टोमा कहा, उसमें भी फंस सकती है। टाइप्स क्या हो सकती हैं? इंडस्ट्रियल वर्कर्स में भी, एग्रीकल्चर में भी। इंडस्ट्री में कोई काम कर रहे हैं तो आयरन पार्टिकल्स हो सकते हैं कोई कोल या एमरी वगैरह हो सकते हैं। अगर कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और इस तरह हस्क वगैरह वो उसकी आंखों में जा सकते हैं। अदर कॉमन क्या हो सकती हैं? डस्ट, सैंड हो सकती है, स्टील, ग्लास, वुड, स्मॉल इंसेक्ट्स। सिम्टम्स में देखें तो यूनिलैटरल एक ही आंख में जा सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस यही होते हैं। सडन ऑनसेट होता है, डिस्कम्फर्ट, इरिगेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, पेन, प्रोफ्यूज वाटरिंग। पेन जो होगी माइल्ड मॉडरेट डिपेंड करता है। फोटोफोबिया, ठीक है, रेडनेस ऑफ आई, ये सारे क्या आई के रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, अगेंस्ट द फॉरेन बॉडी। देन हमारे पास साइन क्या है? फॉरेन बॉडी जो होगी वो एडहेरेंट टू द कॉर्नियल सरफेस, ये हम देखेंगे कि फॉरेन बॉडी चिपकी हुई है। ब्लेफरोस्पाज्म, जो आईलिड्स है उनका स्पाज्म हो जाएगा। सिलरी कंजेस्शन, सिलरी बॉडी जो उनकी कंजेस्शन हो जाएगी। डिफेक्टिव विजन, विजन तब होगी जब कॉर्निया जो होगी, जब फॉरेन बॉडी कॉर्निया के सेंटर में होगी। करैक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन अराउंड द फॉरेन बॉडी, जहाँ फॉरेन बॉडी होगी ना उसके आसपास ल्यूकोसाइट्स आने लग जाएंगे। फिर हमने उस फॉरेन बॉडी को क्या करना है? लोकलाइज करना है। किस तरह कर सकते हैं? गुड सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, मैग्नीफिकेशन ग्लास चाहिए, और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करनी है आफ्टर फ्लोरोसिन मेथड। यानी कॉर्निया की स्टेनिंग के लिए जो हमारे पास एजेंट होता है दैट इज़ फ्लोरोसिन। दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू डिस्कवर कॉर्नियल फॉरेन बॉडीज़। फ्लोरोसिन स्टेन कर देंगे, देन स्लिट लैब में उसको एग्जामिन करेंगे। रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडीज़, फॉरेन बॉडीज़ को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं? दे आर रिमूव्ड अंडर स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। सबसे पहले एनेस्थीसिया देंगे, उसमें हमारे पास प्रोपैराकेन हो सकता है, 2% जाइलोकेन हो सकता है। देन आईलिड सेपरेशन, आंखें उसकी आईलिड खोलेंगे, किस तरह? आई स्पेकुलम अंदर डाल देंगे। इरिगेशन विद नॉर्मल सलाइन, हम उसकी इरिगेशन करेंगे ताकि जो फॉरेन बॉडी है वो वॉश अवे हो जाए। देन हम अगर तो सुपरफिशियल फॉरेन बॉडी है तो उसे कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर या फिर हाइपोडर्मिक नीडल के थ्रू निकालेंगे, और अगर कोई डीप मेटेलिक फॉरेन बॉडी है तो मैग्नेट के थ्रू निकालेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? फॉरेन बॉडी निकालने के बाद एंटीबायोटिक्स देंगे प्रोफाइलैक्सिस के लिए, एंटीसेप्टिक्स ड्रेसिंग करेंगे, और इसके अलावा साइक्लोप्लेजिक एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन क्यों? क्योंकि सिलरी कंजेस्शन हुई है, उसकी वजह से पेन हो रही है, तो उसको रिलीव करने के लिए एट्रोपिन। कॉम्प्लिकेशन क्या है? इसकी वजह से हमारे पास कॉर्नियल अल्सर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कंजंक्टिवाइल फॉरेन बॉडी। अब कंजंक्टाइवा जो होती है ये कंजंक्ट ज्वाइन करके रखती है, जोड़ के रखती है आंख को। आंख को किसके साथ जोड़ती है? आईलिड्स के साथ। तो आईलिड्स की जो इनर सरफेस होगी सबसे अंदर वाली, वहाँ पर कंजंक्टाइवा चढ़ा होगा, ठीक है। देन वो एक पाउच बनाएगा और फिर वो घूम कर ना आई बॉल के ऊपर जाकर फिट हो जाएगा। और आई बॉल पे कहाँ पे जाकर लगेगा? जहाँ पर कॉर्निया ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और एट द लिम्बस, ठीक है, जहाँ पर टिनॉन कैप्सूल जो है वो लगा हुआ है। तो अगर जो आईलिड के अंदर वाली साइड पे दैट इज़ कॉल्ड पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा, जो अगर पाउच बनाएगा, फोर्निक्स बनाएगा, दैट इज़ फोर्निकल कंजंक्टाइवा, और जो बल्ब यानी ग्लोब के ऊपर चिपका हुआ है दैट इज़ बल्बर कंजंक्टाइवा। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडी जो होंगी वो कहीं भी अटक सकती हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा? डिस्कम्फर्ट होगी अगर कंजंक्टाइवा हमारा इरिटेट होगा, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, पेन, उसके अलावा प्रोफ्यूज वाटरिंग, रेडनेस ऑफ कंजंक्टाइवा। ऐसे ये नीचे करके ना आई पल के नीचे और ऊपर करके देखेंगे रेड होंगे अंदर से। फॉरेन बॉडी क्या होगा? अडहेरेंट टू द टार्सल कंजंक्टाइवा, वो कंजंक्टाइवा जो पलकों के नीचे चिपटा हुआ है दैट इज़ पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा या टार्सल कंजंक्टाइवा। वो जब जब पलकें हमारी ब्लिंक करेंगी, वो जो फॉरेन बॉडी है वो कॉर्निया के साथ रगड़ेगी
और इसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, लीनियर कॉर्नियल एब्रेजन्स बनेंगे, जिसे हम कहेंगे वर्टिकल पैटर्न एब्रेजन्स, ठीक है। उसके अलावा अगर तो कोई हमारे पास फॉरेन बॉडी पाउच के अंदर है, फॉर्निक्स के अंदर अंदर जाकर छुप गई है, तो फिर हमें आईलेट की क्या करनी पड़ेगी, डबल इवर्जन, 2 दफ़ा आईलेट को मोड़ना पड़ेगा ताकि वो फॉर्निक्स जो है वो बाहर निकले। अब उस फॉरेन बॉडी को लोकलाइज किस तरह करेंगे, गुड सोर्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, या फिर और उसके बाद कॉर्नियल स्टेनिंग करके स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। फॉरेन बॉडी रिमूव कैसे करेंगे, सबसे पहले एनेस्थीसिया देंगे, इरिगेशन करेंगे नॉर्मल सलाइन के साथ, और अगर तो वो सुपरफिशियल है तो कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर या फिर हाइपोडर्मिक नीडल के थ्रू उसको निकाल लेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, हो सकता है वो फॉरेन बॉडी इन्फेक्टेड हो, अपने साथ बैक्टीरिया लाई हो, सो इट कुड कॉज एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंटूजन इंजरीज या ब्लंट ट्रॉमा, कोई बाहर से जाकर कोई चोट लगी है, ठीक है, कोई मुक्का वगैरह लग गया है, जिसे कहते हैं पंजाबी में सट लग गई है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, क्लोज ग्लोब इंजरी होगी, ठीक है, कॉर्निया स्क्लेरल जो होगी वो इंटैक्ट होगी, क्योंकि ट्रॉमा जो है वो ब्लंट है, उसकी वजह से कंटूजन होगी। कॉजेज़ क्या है, डायरेक्ट ब्लो टू द आई बॉल, किस तरह हो सकती है, फिस्ट, मुक्का लग गया, स्क्वॉश बॉल, क्रिकेट बॉल, इंस्ट्रूमेंट, कोई स्टिक, बिग स्टोन, किसी ने उठाकर बड़ा पत्थर मारा है, ठीक है। इसका भी किसी शायर ने क्या खूब गाया कि माथे पे लहू बालों में रेत, उसने फूल फेंका गमले समेत, तो हो सकता है वो आंख में भी चला जाए, ठीक है, कंटूजन, ठीक है। इसके अलावा एक्सीडेंटल ट्रॉमा, एक्सीडेंटल में एक्सीडेंट्स, रोड साइड एक्सीडेंट्स आ सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डैमेज, किस तरह डैमेज होती है, डैमेज में कोप मैकेनिज्म है, काउंटर कोप मैकेनिज्म है, ऑकुलर कंप्रेशन है और रीबाउंड कंप्रेशन। कोप, काउंटर कोप, कंप्रेशन, रीबाउंड कंप्रेशन। तो अब ये कोप क्या मैकेनिज्म है, जहाँ पर हमें इम्पैक्ट लगा है, ठीक है, जहाँ पर हमें जो है चोट लगी है, ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, वहाँ पर इंजरी होगी, दिस इज़ कोप मैकेनिज्म। काउंटर कोप क्या है, अब जहाँ पर मुक्का लगा है, ठीक है, हमें इंजरी हुई है, अब आई जो है ना वो फ्लूइड की बनी हुई है, तो क्या हुआ है, शॉक वेव्स जो है ना उसके अंदर इनर्शिया की वजह से ट्रैवल करती करती दूसरे पोल तक चली गई और वहाँ पर डैमेज मारी है, इसको कहते हैं काउंटर कोप मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें जो होगा ना पोस्टीरियर पोल, जहाँ पर हमें बिल्कुल इंजरी हुई है, उसके ब्लंट इंजरी हुई है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पोल पर दोबारा ब्लंट इंजरी हो जाएगी, दिस इज़ काउंटर कोप। ऑकुलर कंप्रेशन क्या है, जब बाहर से किसी ने मुक्का मारा है, ठीक है, आंख पर खींच कर, तो आई बॉल जो है इलास्टिक है, तो उसमें जब लगी है तो वो थोड़ी सी कंप्रेस हो गई है, इसीलिए फ्रंट से अगर इंजरी हुई है तो कॉर्निया और आइरस लेंस जो होंगे वो पुश बैक हो जाएंगे। अब रीबाउंड कंप्रेशन क्या है, अब जब वो आंख कंप्रेस हुई है ना, क्योंकि इलास्टिक टिश्यू, अब इसने क्या करना है, रीबाउंड करना है, और इस बार जब ये रीबाउंड करेगी, ठीक है, वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, तो ये थोड़ा सा ओवर शूट कर देगी और स्ट्रेच हो जाएगी, तो ये और आगे दूसरी साइड पे डिगेगी, इसको कहेंगे रीबाउंड कंप्रेशन। इसकी वजह से अगेन पोस्टीरियर सेगमेंट की इंजरीज होती हैं, कोप, काउंटर कोप, कंप्रेशन, रीबाउंड कंप्रेशन। उसके अलावा कंट्यूजन इंजरीज देखते हैं आई की, किन किन जगहों पे हो सकती है, एडनेक्सा, एडनेक्सा कहते हैं ज्वाइनिंग पार्ट्स, इसमें क्या आएंगे, आईलेट और कंजंक्टिवा। आईलेट पे इंजरी हुई तो आईलेट का इकाइमोसिस यानी अडीमा, तो ये इसको कहेंगे ब्लैक आई, और अगर ट्रॉमा हो गया आईलेट पे कोई ट्रॉमा, तो उसे कहेंगे ट्रॉमेटिक टोसिस। इसमें क्या होगा कि जो एपोन्यूरोसिस थी लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियरिस मसल की, उसकी डिसइंसर्जन होगी, वो अपनी जगह से हिल गया है, तो आईलेट जो है वो ड्रूप कर जाएगी। इसको किस तरह करेक्ट कर सकते हैं, सूचर करके। उसके अलावा अगर कंजंक्टाइवा में कोई हमारे पास कंटूजन हुआ है तो उसकी वजह से सब कंजंक्टाइवल हैमरेज होगी और ये स्पॉन्टेनियसली 1-2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगी। एंटीरियर सेगमेंट की बात करें, अगर उधर कोई ब्लंट ट्रॉमा हुआ है तो उसमें क्या क्या हमारे पास आई के कंपोनेंट्स आ सकते हैं, कॉर्निया, आयरस, उसके अलावा सिलरी बॉडीज़, ये आ सकते हैं एंटीरियर सेगमेंट में। एंटीरियर सेगमेंट वो होता है जो आयरस से आगे आगे हो, ठीक है, आयरस और आयरस से आगे आगे, और आयरस से पीछे वाले जितना होगा जिसमें लेंस वगैरह वो सब आ जाएगा, वो क्या होंगे हमारे पास, पोस्टीरियर सेगमेंट। तो इंटीरियर सेगमेंट में क्या क्या आएंगे, कॉर्निया, कॉर्निया में कोई ब्लंट इंजरी हुई है तो एब्रेजन हो जाएगी, कॉर्नियल की जो बाहर वाली एपिथेलियम है, सबसे बाहर लेयर, पहली लेयर, तो उसमें एब्रेजन हो जाएगी। और अगर कॉर्नियल एडीमा हुआ है तो वो क्यों हुआ है, एंडोथीलियम, जो कॉर्निया के सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोथीलियम, उसकी वजह से कॉर्नियल एडीमा हुआ है। अब जब हमने कॉर्निया का चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो एंडोथीलियम है उसमें एक्टिव पंप होते हैं जो कॉर्निया की डिहाइड्रेशन स्टेटस जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। अगर जो एंडोथीलियम को डैमेज हुई है तो वो पंप ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से कॉर्नियल एडीमा होगा। इसके अलावा हमने इसकी 5 मेम्ब्रेन्स पढ़ी है ना, सबसे बार एपिथीलियम, देन हमारे पास बोमेंस, देन हमारे पास जो 90% स्ट्रोमा होगा, देन डेसिमेट्स मेम्ब्रेन, देन सबसे एंड में एंडोथीलियम। तो ये जो डेसिमेट्स मेम्ब्रेन है अगर इसमें ब्रेक आ जाए तो वो किस तरह के होंगे, वर्टिकल के होंगे, और फिर क्या होगा कि वो जो एडीमा है वो सीप करके एंटीरियर लेयर्स में चल जाएगा, इसको हम कहेंगे हाइड्रॉप्स। तो डेसिमेट मेम्ब्रेन में वर्टिकल हमारे पास ब्रेक्स आएंगे और उसकी वजह से हाइड्रॉप्स हो सकता है। ये क्यों होगा, फॉरसेप्स डिलीवरी की वजह से। अगर आयरस में देखें, आयरस में
ब्लंट ट्रॉमा से क्या क्या हो सकता है, ट्रांजिएंट मायोसिस, ठीक है, इसका मतलब आयरस जो है वो प्यूपल का साइज कम हो गया। ये क्यों हुआ है, इट इज़ कॉज बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन। अब आयरस के आगे कॉर्निया होता है, आयरस के पीछे जो होता है वो लेंस होता है। होता क्या है कि मैकेनिकल कंप्रेशन होती है, आयरस पीछे चला जाता है, पीछे जाकर लेंस की एंटीरियर सरफेस के साथ जाकर चिपकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पिगमेंट होते हैं वो उसकी डेपोजिशन हो जाती है लेंस के ऊपर, दिस इज कॉल्ड वोसियस रिंग, ठीक है, लेंस के ऊपर आयरस के पिगमेंट चिपक जाते हैं, दिस इज वोसियस रिंग। उसके अलावा ट्रॉमेटिक माइड्रेसिस, जब भी ट्रॉमा होगा प्यूपल जो होगा वो डायलेट करेगा। क्यों होगा, इट इज़ ड्यू टू रप्चर ऑफ स्फिंक्टर प्यूपिलरी मसल्स। ये परमानेंट भी हो सकता है, इसकी वजह से आयरस जो है फारिग भी हो सकता है, एंड इट मे नॉट रिएक्ट टू लाइट, या फिर अकोमोडेशन जो है ये छोड़ सकता है। उसके अलावा आयरिडोडायलिसिस, ये क्या है, इट इज़ डिहेसेंस, उखड़ जाएगा आयरस फ्रॉम द सिलरी बॉडी एट इट्स रूट। अपनी जो उसकी रूट्स है ना, जो सिलरी बॉडी के साथ अटैच है, वहीं से कम्प्लीटली डिहेसेंस वहाँ से उखड़ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड आयरिडो डायलिसिस। एसिम्टोमेटिक व्हेन कवर्ड बाय आईलिड, और सिम्टोमेटिक होगा तो क्या करेगा, डिप्लोपिया करेगा। और आयरस को क्या हो सकता है, ट्रोमाटिक यूवीआइटिस, यूवियल ट्रैक इन्फ्लेमेशन। यूवियल ट्रैक क्या होता है, आयरस, सिलरी बॉडी और कोरोइड की, हम तीनों की कलेक्टिवली कहते हैं दे आर यूवियल ट्रैक। जब उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, यूवीआइटिस होगा, किस वजह से होगा, ट्रॉमा की वजह से, तो उसमें आयरस भी अफेक्ट होगा। और इसकी प्रेजेंटेशन में क्या आ सकता है, पेन, फोटोफोबिया, ठीक, टीयरिंग, और एनीरेडा कहते हैं कंप्लीट ही आयरस फारिग हो जाना, 360 डिग्री आयरेडो डायलिसिस, नो आयरस, कंप्लीटली टोन आयरस, ठीक है, रेयर कंडीशन है, इसको कहते हैं एनीरेडा। तो आयरस के साथ ट्रांजिएंट मायोसिस हो सकता है, मेड्रासिस, आयरिडो डायलिसिस, ट्रॉमेटिक यूवीआइटिस और एनीरेडा। उसके बाद सिलरी बॉडीज़ आती हैं। सिलरी बॉडी को क्या होगा, जब भी कोई ट्रॉमा होगा तो सिलरी बॉडी टेम्परेरी एक्वस की ना प्रोडक्शन जो है वो रोक देंगी, जिसकी वजह से टोन आई की कम हो जाएगी। एक्वस प्रोडक्शन कम हो गई है तो आई की टोन कम हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटोनी कॉज्ड बाय सिलरी शॉक। ये क्यों होता है, सवियर ब्लंट ट्रॉमा के रिएक्ट में होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जब भी कोई ट्रॉमा होगा तो सिलरी बॉडी की जो एंटीरियर सरफेस है, ठीक है, वहाँ पर टियर आ जाएगा। तो जब भी टियर आएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंगल रिसेशन ग्लैकोमा। तो ये भी सिलरी बॉडी की एक कॉम्प्लिकेशन है। ये एंगल रिसेशन क्या है, इट इज़ द टियर बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स ऑफ द सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी में दो मसल्स होते हैं, हमें पता है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, उन दोनों के बीच में टियर आ जाएगा। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद हेम्फीमा। हेम्फीमा क्या होता है, इट इज़ ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल रिसेशन ग्लैकोमा हो जाएगा। रिसेस कहते हैं छोटा होना, जब टीयर आएगा ना तो वो जो एंगल है वो छोटा हो जाएगा, वहाँ पर ब्लड पास, ये ब्लड वगैरह जो है ना वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, हिम्फीमा। इसकी वजह से ट्राइबुलर मैश वगैरह जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ग्लैकोमा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एंगल रिसेशन ग्लैकोमा। हिम्फीमा क्या है, इट इज़ अ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। और इसकी सोर्स क्या है, हमें पता है, कॉर्निया तो कम्प्लीटली ए वास्कुलर है, वहाँ से तो ब्लड आ नहीं सकता। तो एंटीरियर चैम्बर में और कहाँ कहाँ से आ सकता है, हाँ, सिलरी बॉडी बड़ा वास्कुलर स्ट्रक्चर है, 90% ऑफ द टाइम अगर उसमें कोई टीयर आएगा, टीयर बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल, तो हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर ब्लड आएगा, दिस इज़ कॉल्ड हाइम्फीमा। और आयरस की जो ब्लड वेसल्स है वो अगर रप्चर हो जाए तो फिर भी हमारे पास हाइम्फीमा हो सकता है। ब्लंट ट्रॉमा हम देखें, जो कंट्यूजन इंजरीज ऑफ द आई, उसमें और क्या चीज़ हमारे पास आ सकती है, लेंस आ सकता है। लेंस में अगर इंजरी हुई है तो क्या हो जाएगा, कैटरेक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये डायरेक्ट कैप्सूल पे भी हो सकता है। और कैटरेक्ट किस तरह का हो सकता है, सब कैप्सूलर एंटीरियर सब कैप्सूलर भी हो सकता है और पोस्टीरियर सब कैप्सूलर। जब भी ट्रॉमा की वजह से कोई कैटरेक्ट बनेगा, दैट कैटरेक्ट इज गोइंग टू बी रोजेट शेप्ड कैटरेक्ट, एंड इट इज़ अ फीचर ऑफ कंट्यूजन कैटरेक्ट। अब होता क्या है, क्योंकि ये सब कैप्सूलर है, कैप्सूल के नीचे लेंस एक कैप्सूल में बंद है, ठीक है, उस कैप्सूल के डायरेक्टली नीचे है। तो लेंस के हमने फाइबर पढ़े हैं, सेंटर में न्यूक्लियर होते हैं और साइडों पे कॉर्टिकल, तो इसमें कॉर्टिकल फाइबर्स जो है ना वो हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। और लेंस को क्या हो सकता है, इसकी सबलक्सेशन हो सकती है। ये क्या है, जोन्यूल्स ना जिन्होंने उसको होल्ड करके रखा है, पार्शली डिटैच हो जाए, पार्शली डिसलोकेट हो जाए, उसको हम कहेंगे सबलक्सेशन। और अगर कंप्लीट डिसलोकेट हो जाए, दिस इज कॉल्ड लक्सेशन, यानी डिसलोकेशन ऑफ लेंस। तो लेंस डिसलोकेट होकर कहाँ जाएगा, या तो प्यूपल के थ्रू एंटीरियर चैम्बर में चला जाएगा, या पीछे विट्रस में चल जाएगा पोस्टीरियर चैम्बर में, या एंटीरियर में जाएगा या पोस्टीरियर में जाएगा। एंटीरियर में गया तो एक्वस ह्यूमर में चल जाएगा, ठीक है, और पीछे चला गया तो विट्रस में। हाँ, ये इन दोनों के दरमियान फंस भी सकता है, प्यूपल के अंदर फंस भी सकता है।
और लेंस को क्या हो सकता है, इससे फेको एंटीजेनिक यूवीआइटिस हो सकता है। अब हमें पता है लेंस के अंदर ना प्रोटीन्स होती हैं, कॉम्पोजिशन में 66% वाटर है और 34% प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन्स है ना, ये हमने अपनी बॉडी से छुपा के रखे हैं क्योंकि ये एंटीजेनिक प्रोटीन्स है, दे आर सिक्वेस्टर्ड। अब जब लेंस हमारा फटता है या उसकी डिहेसेंस होती है, वो अपनी जगह से उखड़ता है, तो क्या होता है, ये लेंस कैप्सूल फारिग हो जाता है, जिसमें से ना लेंस की प्रोटीन जो है वो बाहर निकल आती है, सर्कुलेशन में निकल आती है। अब क्या होता है कि ये एंटीजेनिक प्रोटीन्स है, तो एंटीबॉडीज़ के साथ मिलकर ये रिएक्शन करेंगी, इम्यून रिएक्शन होगा। तो फेको मीन्स लेंस, एंटीजेनिक उसकी जो एंटीजेनिक प्रोटीन्स है उसके साथ ऑटो इम्यून रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी यूवीएल ट्रैक की, यूवीआइटिस। यूवीएल ट्रैक में आएगा आयरस, कोरॉइड और सिलरी बॉडी, तो उसकी हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी। दिस इज कॉल्ड फेको एंटीजेनिक यूवीआइटिस। एक ये हरकत हो सकती है। और लेंस के साथ क्या हरकत हो सकती है, फेकोलिटिक ग्लाइकोमा। फेको मीन लेंस, लिटिक मीन्स फट गया, ग्लाइकोमा इंक्रीज इन द इंट्राओकुलर प्रेशर कॉजिंग प्रेशर ऑन द नर्व हेड। ठीक हो गया। तो अब जब लेंस फटेगा तो उसके अंदर से जो है वो प्रोटीन्स निकलेंगी, प्रोटीन्स को खाने के लिए मैक्रोफेजेस आएंगे, और जो होगा ट्रेपिकुलर मैश वो ब्लॉक हो जाएगा, मैक्रोफेजेस से भी ब्लॉक होगा और लेंस के पार्टिकल से भी। तो ऐसे ग्लाइकोमा को हम कहेंगे फेकोलिटिक ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा क्यों, क्योंकि ट्रेपिकुलर मैश जो हो गया वो ब्लॉक हो गया। और आयरस के और लेंस के साथ क्या हरकत हो सकती है, वो सी रिंग बन सकता है। हमने ऑलरेडी बताया लेंस के आगे आयरस लगा है, तो आयरस अगर जाकर लेंस के साथ ज़ोर से लगे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, जो रिंग होगा पिगमेंट का, वो कैप्सूल की जो ये जो लेंस है इसके जो आगे कैप्सूल चढ़ा हुआ ज़ाहिर है उसकी एंटीरियर सरफेस के ऊपर अकोमुलेट हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू प्यूपल कंप्रेशन। तो इसे हम कहेंगे फोसियस रिंग। ओके, कंट्यूजन इंजरीज अगर हमारे पास पोस्टीरियर सेगमेंट में हो जाए, जो जो जिस मैकेनिज्म के थ्रू होंगे वो काउंटर कोप होगा। तो पोस्टीरियर सेगमेंट में हमारे पास क्या आ सकता है, विट्रस आता है, रेटिना आता है और कोरॉइड आता है और ऑप्टिक नर्व आती है। विट्रस में क्या हो सकता है, विट्रल हैमरेजेस हो सकते हैं और पीवीडीज, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, जहाँ से सेंसिटिव रेटिना के साथ चिपका हुआ है वो ही डिटैच हो जाए। रेटिना में क्या हो सकता है, बर्लिन्स ओडीमा। ये क्या है, इट इज़ एडीमा ऑफ रेटिना। क्यों होता है, विच इज़ ड्यू टू रेटिनल वेजो पैरालिसिस, वेसल्स उसकी पैरालाइज हो जाएगी और ये 6 वीक्स के अंदर ना रिजॉल्व हो जाएगा। और रेटिना के साथ क्या हरकत हो सकती है, रेटिनल हैमरेजेस हो सकती है, प्री रेटिनल भी, सब रेटिनल भी। उसके अलावा रेटिना के साथ क्या हरकत हो सकती है, रेटिनल ब्रेक्स, रेटिनल डायलिसिस। ब्रेक में क्या हो सकता है, डायलिसिस, जाइंट टीयर या मैक्यूलर होल। डायलिसिस क्या है, दिस इज डिसइंसर्शन ऑफ रेटिना फ्रॉम ओरा सिरेटा। ओरा सिरेटा वो पॉइंट है जहाँ पर सिलरी बॉडी और रेटिना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, रेटिना चेंज होता है सिलरी बॉडी में। ये ओरा सिरेटा जो है ना, ये आगे आगे एंटीरियर साइड के ऊपर लेंस के आसपास है, जहाँ से रेटिना कह सकते हैं शुरू होता है। अगर वहीं से ही रेटिना पूरा उखड़ जाए ओरा सिरेटा से ही, दिस इज कॉल्ड रेटिनल डायलिसिस। और ये फ्रिक्वेंटली कहाँ होता है, सुप्रोनेजल और इंफ्रोनेजल क्वाड्रेंट्स में। जॉइंट टीयर क्या है, अगर इक्वेटर रीजन के ऊपर 3 o'clock से बड़ा हमारा कोई टीयर आ जाए, जैसे हम कहेंगे जॉइंट टीयर। मैक्यूलर होल, अब होता क्या है, रेटिना के ऊपर सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड जगह है जिसे हम कहते हैं मैक्यूला। मैक्यूला के ऊपर बहुत ज़्यादा जो होंगे ना वो हमारे कोन्स वगैरह सेल्स पड़े हैं उसके अंदर। मैक्यूला के अंदर फर्दर फोविया है, फोविया के अंदर फर्दर फोवियोला है। तो मैक्यूला इज़ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑन द रेटिना जिसके ऊपर इमेज बनती है। तो अगर उसके अंदर कोई होल हो जाए तो सेंसरी रेटिना वहाँ से हमारा उखड़ जाए मैक्यूला के ऊपर से, तो दिस इज़ कॉल्ड मैक्यूलर होल, होल इन द मैक्यूला। तो ये भी हमारे पास रेटिनल ब्रेक्स में आ सकता है। रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, ये क्या है, सेंसरी रेटिना सेपरेट हो सकता है किससे, जो दूसरा हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ द रेटिना है, सेंसरी और पिगमेंटेड आपस में सेपरेट हो गए हैं और इनके बीच में सब रेटिनल स्पेस आ गई है। रेटिना में ये सब हो सकता है, बर्लिन्स एडीमा, हैमरेज, उसके अलावा ब्रेक्स क्या हो सकते हैं, डायलिसिस, जाइंट टीयर, मैक्यूलर होल या फिर रेटिनल डिटैचमेंट। कोरॉइड में क्या हो सकता है, कोरॉइड रप्चर हो सकता है। जब ये रप्चर होता है तो कोरॉइड पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो सकता है। ब्रुक मेम्ब्रेन वो है जो कोरॉइड के नीचे है और रेटिना से ऊपर है। अगर हम आई की लेयर्स की बात करें, सबसे बाहर जो है स्क्लेरा है जिसने आई बॉल को ना घेर के रखा हुआ है। स्क्लेरा के अंदर कोरॉइड है, कोरॉइड के अंदर जो है वो रेटिना है। अब इस रेटिना और कोरॉइड के बीच के ना ब्रुक मेम्ब्रेन होती है। कोरॉइड रप्चर में ये भी इन्वॉल्व हो सकती है और पिगमेंट एपिथीलियम जो कि हमारी रेटिना की है ये भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। इट इज़ लिमिटेड टू द कोरियो कैपिलरीज एंड ब्रुक मेम्ब्रेन। यूजली सिर्फ कोरियो कैपिलरीज और ब्रुक मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अगर सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो जाएं तो जो कोरॉइड है वो तो गंदी तरह रप्चर हो जाएगा। फिर क्या नज़र आएगा, वाइट स्क्लेरा जो होगा ना वो बेस में से वो नज़र आने लग जाएगा टीयर की। कोरॉइड में और क्या हो सकता है, कोरॉइड की हैमरेज हो सकती है, हैमरेज कुड बी सब रेटिनल। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व हमारे पास ट्रॉमा में जो है इफेक्ट हो सकती है। अगर इसको ट्रॉमा हो जाएगा तो हम उससे कहेंगे ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी बट दैट इज़
ट्रोमेटिक बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, ठीक है, या फिर इसे हम कहेंगे ऑप्टिक नर्व एवर्जन। क्यों हो सकती है? फोर्सिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्लोब, ठीक है, ज़ोर से अगर पीछे से नर्व ही उसके साथ खींच गई है तो उसकी वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ट्रीटमेंट अब वेरिएबल है, डिपेंड करती है। कुछ कॉजेज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं, लाइक कैटरेक्ट को, विट्रस हैमरेज को, इनको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो अगर ऑप्टिक नर्व एवल्जन है उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो रूटीन एग्जामिनेशन अगर पेशेंट की करें जिसकी ऑकुलर ट्रॉमा हो तो उसमें हम क्या देखेंगे? विजुअल एकुटी देखेंगे, आईलिड्स मूवमेंट्स यानी उसके एक्स्ट्रा मसल्स देखेंगे, उसकी आइज़ को चेक करेंगे, प्यूपल रिएक्शंस देखेंगे, उसका प्यूपल ठीक काम करें, कंसंट्रेट डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स वगैरह सारे करेंगे। विजुअल फील्ड कन्फ्रंटेशन पैरीमीट्री से उसको देखेंगे, तुमने मेरी आंख में देखना है, मैंने तुम्हारी आंख में जब ये उंगली नज़र आए तो बताना, ठीक है। तो ये विजुअल फील्ड कन्फ्रंटेशन कराएंगे। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, तो ये हमारे पास फॉरेन बॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए बड़ा अच्छा मेथड है। उसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर देखेंगे, ठीक है, और डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन यानी फंडोस्कोपी करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा ऑकुलर फॉरेन बॉडी। ऐसी फॉरेन बॉडी जो आई के अंदर लॉज कर जाए, ये क्या हो सकती है? मेटेलिक हो सकती है, आयरन स्टील 90% होते हैं, कॉपर और लेड, तो आयरन स्टील कॉपर लेड ये मेटेलिक होगी। ऑर्गेनिक में वुड सिलिका ये आ सकते हैं। इनर्ट में जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं देंगे, गोल्ड सिल्वर स्टोन क्ले कोल गैस रबर इलास्टिक ये सारे आ जाएंगे। इफेक्ट्स क्या होंगे इंट्राऑकुलर फॉरेन बॉडी के? ये हमारे पास डिपेंड करता है कि किस कॉम्पोजिशन की है, इनर्ट है मेटालिक है, किस तरह की है, साइज़ और नंबर, एक है, एक से ज़्यादा है, बड़ी है, छोटी है, एंट्री पोजीशन, एग्जिट पोजीशन, अमाउंट ऑफ टिश्यू, डिस्ट्रक्शन कितनी डिस्ट्रक्शन की है, हेमरेज की है यानी कि, या इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन, अपने साथ इन्फेक्शन तो नहीं लाई, और टाइम पीरियड फॉर विच इट इज स्टेड इन द आई, अगर ये हम इसको जल्दी निकाल लें तो थोड़ी डैमेज करेगी। अब लोकेशन इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी कहाँ कहाँ लॉज कर सकती है? ये हमारे पास कॉर्निया से भी एंटर हो सकती है, स्क्लेरा से भी एंटर हो सकती है, और लॉज कर सकती है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, कहाँ? आयरस के अंदर और लेंस के अंदर अटक सकती है। और कहाँ अटक सकती है? पोस्टीरियर सेगमेंट में, विट्रस और रेटिना में। हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ डैमेज, किस तरह डैमेज करती है। हमारे पास परफोरेटिंग इंजरी भी हो सकती है, पेनिट्रेटिंग इंजरी भी हो सकती है। पेनिट्रेटिंग वो होती है जिसका सिर्फ एक एंट्री वुंड हो, परफोरेटिंग वो होती है जो आर पार हो जाए, दो तरह मोरी करें, एंट्री वूंड भी हो और एग्जिट वूंड भी हो। और इसके बाद क्या होगी? रिटेंशन ऑफ द इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी, पेनिट्रेट करेगी और उसके बाद रिटेन करेगी। तो किस तरह डैमेज कर सकती है? मैकेनिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, अपने साथ इन्फेक्शन भी ला सकती है, और उसके अगेंस्ट फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट हमारी बॉडी का कोई रिएक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल इफेक्ट किस तरह कर सकती है। ये डिपेंड करता है साइज, शेप और वेलोसिटी और टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी पे। कंजक्टाइवा में जाएगी तो कंजक्टाइवल हैमरेज कराएगी, कॉर्निया स्क्लेरा में जाएगी तो वूंड कराएगी, आयरस को प्रोलैप्स भी कर सकती है, प्यूपल की डिफॉर्मिटी कर सकती है, एंटीरियर चैम्बर को शैलो कर देगी, लेंस का रप्चर, कैटरेक्ट फॉर्मेशन और सबलक्सेशन लक्सेशन हो जाएगी। विट्रस को क्या होगा? हैमरेज हो जाएगी। रेटिना में क्या आ सकता है? टीयर आ सकते हैं, हैमरेजेस आ सकते हैं और डिटैचमेंट हो सकती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी। अब कोई आंख के अंदर फॉरेन बॉडी आई है, वो अपने साथ क्या लाई है? इन्फेक्शन लाई है, जिसकी वजह से हमें एंड ऑफ्थेल्माइटिस हो सकता है। उसके अलावा रिएक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी, अब वो फॉरेन बॉडी हमारी आंख में गई है, उसके अगेंस्ट अब हमारी आंख ने कुछ ना कुछ रिएक्शन देना है। ये डिपेंड करेगा फॉरेन बॉडी की कॉम्पोजिशन पर, क्या वो स्टीराइल है, क्या वो लोकल इरिटेटिव है, क्या वो सुपरेटिव है, क्या वो स्पेसिफिक रिएक्शन देती है। अगर तो नॉन रिएक्शन है तो इसका मतलब जो फॉरेन बॉडी है वो बिल्कुल इनर्ट है, लाइक ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये कुछ हो सकते हैं। अगर लोकल इरिटेटिव है तो ये लेड और एल्यूमिनियम है, ये हल्की हल्की इन्फ्लामेशन लोकली ही कॉज करेंगे एंड मे बिकम एनकैप्सुलेटेड। उसके अलावा कुछ सपोरेटिव होती है, ये शदीद इन्फ्लामेशन करेंगी, पस करेंगी, दीज आर कॉपर, जिंक एंड निकल। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन देंगी, जैसे आयरन। आयरन क्या करेगा? सिड्रोसिस बल्बाए, सिड्रो मीन आयरन, बल्ब मीन ग्लोब, यानी आंख, तो सिड्रोसिस बल्बाए, आंख के अंदर आयरन अक्यूमुलेट हो जाएगा। कॉपर अलॉयज जो होंगे वो क्या करेंगे? कैल्कोसिस कराएंगे। सिड्रोसिस बल्बाए क्या है? इट इज स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, इंट्रा ऑकुलर फॉरेन बॉडी जो कि आयरन की बनी होती है। ये कब होगा? 2 या 2 सालों बाद होगा, इंजरी के 2 सालों बाद हो सकता है। होगा क्या कि जो फेरस है इंट्रा ऑकुलर फॉरेन बॉडी में वो डिसोसिएट हो जाएगा अपनी इंट्रा ऑकुलर फॉरेन बॉडी से, और क्या होगा? डिपॉजिट होगा एपिथेलियल स्ट्रक्चर में। आंख के जितने भी एपिथेलियल स्ट्रक्चर हैं, इंट्राओकुलर एपिथेलियल स्ट्रक्चर, जो हमारे पास लेंस की एपिथेलियम हो सकती है, आयरस की एपिथेलियम हो सकती है, सिलरी बॉडी की एपिथेलियम हो सकती है, सेंसरी रेटिना और या फिर पिगमेंटेड रेटिना की एपिथेलियम हो सकती है। और अपने जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो मैनिफेस्ट करेगा, जिस तरह के सेलुलर सिस्टम जो होंगे वो ख़राब हो जाएंगे और फिर सेल की डेथ होगी। तो क्लिनिकल साइंस में हमारे पास क्या आ सकते हैं? एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, ये इसकी वजह से हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये
लेंस के जो कैप्सूल है उसकी एपिथीलियम में डिपॉजिट हुआ है। लेंस के कैप्सूल की जो एपिथीलियम होती है वो सिर्फ एंटीरियर पोल पे होती है। लेंस के कैप्सूल की जो एपिथीलियम होती है वो पोस्टीरियर पोल पे नहीं होती, सिर्फ एंटीरियर। तो इसी वजह से एंटीरियर सब कैप्सूलर कैटरेक्ट। उसके अलावा क्या करेगा, आयरस जो होगा वो रेडिश ब्राउन कलर का नजर आएगा, जिसे हम कहेंगे हीट्रोकोमिया आयराइटस। ठीक है। उसके अलावा प्यूपलरी मेड्रासिस डायलेट कराएगा। क्यों? क्योंकि जो स्फिंक्टर प्यूपलाई मसल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है। एंगल सेकेंडरी ग्लैकोमा कराएगा ट्रैबिकुलर मैश की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। उसके अलावा रेटिनल पिगमेंट डीजनरेशन, हमने कहा है कि हर एपिथीलियम में घुस जाएगा, तो आरपीई में भी घुस जाएगा, रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम में भी घुसेगा और रेटिना की डीजनरेशन करा देगा। तो जब इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी करेंगे ईआरजी, उसके एम्पलीट्यूड जो होंगे वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि रेटिना इन्वॉल्व हो चुका है। और इस बार किसकी इन्वॉल्वमेंट है? सेंसरी रेटिना की। और अल्टीमेटली क्या करा सकता है? ब्लाइंडनेस, जब तक हम इस फॉरेन बॉडी को रिमूव नहीं करेंगे। देन हमारे पास आता है कैलकोसिस। कैलकोसिस क्या है? इट इज़ स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है। कॉपर अगर इंट्रा ऑकुलर फॉरेन बॉडी में कॉपर है तो उसकी वजह से कैलकोसिस हो सकता है। कॉपर करता क्या है? ये हमारे पास अलॉय बनाता है जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं और देन डिपॉजिट हो जाते हैं मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के नीचे, अंडर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और इसके क्लिनिकल साइंस क्या हो सकते हैं? कॉर्निया को भी इफेक्ट कर सकता है, लेंस को भी कर सकता है, रेटिना को भी। अगर तो कॉर्निया को इफेक्ट करेगा तो गोल्डन ब्राउन रिंग नज़र आएगा, जिसे कहेंगे कैशियर फेशियर रिंग, और ये डेसिमिट्स मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होता है, कॉर्निया की डेसिमिट्स मेम्ब्रेन के अंदर। अगर ये लेंस को इन्वॉल्व करेगा तो इसकी वजह से सनफ्लावर कैटरेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर होगा? डिपॉजिट अंडर द पोस्टीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस। आयरन जो था वो एंटीरियर सब कैप्सूलर है और ये जो कॉपर है ये पोस्टीरियर सब कैप्सूलर है। अगर रेटिना की बात करें तो इसमें गोल्डन प्लैक्स नजर आएंगे इन द पोस्टीरियर पोल ऑफ द रेटिना। अब हम मैनेज किस तरह करेंगे इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी को? सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे, डिटरमिन द नेचर ऑफ द फॉरेन बॉडी, किस तरह की है, नॉन रिएक्टिव है, लोकल इरिटेटिव है, सुपरेटिव है। देन इसकी एग्जामिनेशन करेंगे। ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन किस तरह करेंगे? विजुअल एकुटी चेक करेंगे, एंटी एग्जिट वूंड चेक करेंगे, एंटीरियर सेगमेंट की डैमेज देखेंगे कितनी हुई है, और अगर पॉसिबल है तो फंडस एग्जामिनेशन करेंगे। लोकलाइज क्या करेंगे? फॉरेन बॉडी को। किस तरह? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट में स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, ठीक है, फ्लोरोसिन जो है स्टेनिंग उसके बाद, ठीक है, अगर कॉर्निया का करना है तो, वरना सिर्फ स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। गोनियोस्कोपी, गोनियोस्कोपी एंगल के लिए होता है। ठीक है। इसमें हम एंगल की ना डिटेल देखते हैं, जो आई के एंगल्स हैं। गोनियोस्कोपी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी और इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। क्योंकि डायरेक्ट जो होता है ना वो सिर्फ रेटिनल पोल तक हमें जो होता है इन्फॉर्मेशन देता है। इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी जो होता है ना वो रेटिनल पोल से आगे आगे, जहाँ पे ओरा सिरेटा होता है वहाँ तक भी हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो इनडायरेक्ट भी करेंगे। अच्छा, उसके अलावा इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है? प्लेन एक्सरे कराएंगे ऑर्बिट का विद लिम्बल रिंग, ये भी करा सकते हैं प्लेन एक्सरे। अल्ट्रासोनोग्राफी ए और बी। सोनोग्राफी ए का मतलब है कि ये एक्सियल रेशियो डिटरमिन करेगा, और अल्ट्रासोनोग्राफी बी का मतलब है कि जो आई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में स्ट्रक्चर्स बने हैं, विट्रस, रेटिना और कोरॉइड, उनकी जो होगी इंफॉर्मेशन वो देगा। सीटी हम कराएंगे। ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी। और इसके अलावा एमआरआई, इट इज़ कंट्रा इंडिकेटेड इन मैग्नेटिक फॉरेन बॉडी, क्योंकि एमआरआई में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि वो उड़ के काट के हर चीज़ निकलेगी बाहर से। ठीक हो गया। तो एमआरआई मेटेलिक फॉरेन बॉडी में नहीं करवाएंगे। ट्रीटमेंट क्या है? टेटनस कवरेज चेक करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे प्रोफाइलेटिकली। उसके अलावा क्या करेंगे? फॉरेन बॉडी अगर एंटीरियर सेगमेंट में है तो हम लिम्बस के थ्रू अप्रोच करेंगे, लिम्बल अप्रोच के। फॉरेन बॉडी अगर पोस्टीरियर सेगमेंट में है तो अगर मेटेलिक है तो मैग्नेट से निकालेंगे, वरना पास प्लाना विट्रैक्टमी करेंगे। कि नेक्स्ट है हमारे पास पेनिट्रेटिंग इंजरीज। ये वो इंजरीज है जिनका एक एंट्री वूंड होगा। दे आर 3 टाइम्स मोर कॉमन इन मेल्स, क्योंकि उन्होंने काम करना होता है, वर्कशॉप्स पे जाना होता है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है। फीमेल ने चुप करके घर ही बैठना होता है, तो 3 टाइम्स मोर कॉमन इन मेल्स। एंड टिपिकली अकर इन यंगर एज ग्रुप, क्योंकि वो वाला एज ग्रुप होता है जिसको हर वक्त चूल्हे चढ़ी रहती है। ठीक है। वो टिक के सुकून से बैठता नहीं है। तो इसके मोर फ्रीक्वेंट कॉजेज हो सकते हैं असॉल्ट, डोमेस्टिक, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स वगैरह। मोड ऑफ इंजरी क्या हो सकते हैं? ट्रॉमा बाय शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह नाइफ्स, नेल्स, कील हो सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स, ग्लास पीसेस, नीडल, पेंसिल, पेन्स, इस तरह की कोई शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। या फिर ट्रॉमा बाय फॉरेन बॉडी ट्रैवलिंग एट वेरी हाई स्पीड, जिस तरह बुलेट्स वगैरह आ गई।
तो इसके इफेक्ट्स में हमारे पास क्या आ सकता है पेनिट्रेटिंग इंजरी में? मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ द ट्रॉमा, एक तो वो जो पेनिट्रेटिंग इंजरी आई है उसने खुद क्या मैकेनिकली इफेक्ट किया है, उसके अलावा अपने साथ वो क्या इन्फेक्शन लाई है हमारे लिए तोहफे में, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन, या फिर ट्रॉमा हो गया उसके बाद अब आयरस और सिली बॉडी की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो रही है, आयरेडोसाइक्लाइटिस, एंटीरियर यूवियाइटिस हो गया, यूवियल ट्रैक इन्फ्लेमेशन हो गया। सो दिस इज़ पोस्ट ट्रोमाटिक, ट्रॉमा के बाद आयरेडोसाइक्लाइटिस। और इसके अलावा क्या हो सकता है सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्माइटिस, एक आंख में इंजरी हुई है उसकी सिंपैथी में जो नॉर्मल आई थी ना वो भी रोने लगी है, वो भी ख़राब हो गई। दिस इज़ सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्माइटिस। सिम्टम्स देखें तो अगर किसी को पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है तो क्या हो सकता है? ऑकुलर पेन, आंख में प्लेन होगी, ब्लर विजन होगा, डबल विजन होगा, डिप्लोपिया होगा। साइंस में क्या आएगा? विजुअल एक्यूटी कम आ जाएगी, कंजक्टिवा में हैमरेज होगी, कॉर्निया स्क्लेरा में वूंड होगा, आयरस जो होगा प्रोलैप्स होगा, प्यूपल और आयरस की डिफॉर्मिटी होगी, एंटीरियर चैम्बर शैलो होगा, लेंस में कैटरेक्ट बनेगा, सब लक्सेट हो सकता है, लक्सेट हो सकता है, विट्रस में हैमरेज होगी और रेटिना में टीयर्स आएंगे। और क्या होगा? रेटिना में हैमरेजेस हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो सेम होगी जो इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी की लाइक पहले हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिन करेंगे, विजुअल एक्यूटी, देन पॉसिबल एंट्री वूंड देखेंगे, डैमेज देखेंगे, एंटीरियर सेगमेंट फंडस एग्जामिनेशन करेंगे, लोकलाइज कर लेंगे उसको किस तरह, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में स्लेट गोनियोस्कोपी, ऑफ्थेल्मोस्कोपी, इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी और इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ विजुअलाइजेशन में क्या करेंगे? प्लेन एक्सरे, एक्सरे विद लिम्बल रिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, AB और CT स्कैन और MRI। देन इसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होगा? सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे, रिमूवल ऑफ नॉन वायबल टिश्यू जो कि अब डेड हो गया है, ठीक है, ताकि वो और नेक्रोसिस ना करे उसको रिमूव करेंगे, एंड रिपेयर ऑफ द वूंड या फिर क्लोजर ऑफ द वूंड। ओके, नेक्स्ट है हाइम्फीमा। ये क्या है? इट इज़ अकोमुलेशन ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई। आयरस से आगे आगे जितना भी होता है एंटीरियर चैम्बर होता है, आयरस से पीछे पीछे जितना भी होता है वो पोस्टीरियर चैम्बर होता है। तो इसमें क्या होगा? ब्लड एंटीरियर चैम्बर में अकोमुलेट कर जाएगा। अब इसका सोर्स ऑफ ब्लीडिंग का है, ये ब्लड आता कहाँ से है? 90% ऑफ केसेस में सिलरी बॉडी को जब कोई हिट या ट्रॉमा हो, कोई टीयर हो तो उसकी वजह से ब्लड आ सकता है। इसके अलावा और कहाँ से आ सकता है? आयरस से आ सकता है, कोई वैसल जो आयरस को सप्लाई कर रही हो उससे आ सकता है। टिपिकली होता क्या है कि ब्लड जो है ना वो ग्रेविटी की वजह से इन्फीरियरली सप्लाई कर लेता है, लेकिन जब आंख पूरी भरी हो तो वो तो फुल्ली होगी वैसी। देन देयर आर कॉजेज ऑफ हेम्फीमा। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? कि ट्रॉमा हो सकता है, ब्लड ट्रॉमा मोस्ट कॉमन कॉज। ऑकुलर कुछ सर्जरी हुई है, कोई ट्रेबिकुलेक्टमी की है, ट्रेबिकुलर मैश वहीं होता है ना नुक्कड़ पे आंख के जहाँ पर आयरस और सिलरी बॉडी, तो हो सकता है वहाँ पे कोई हमसे चवल वज गई हो जिसमें हमने कोई वैसल या फिर सिलरी बॉडी को डैमेज कर दिया ट्रेबिकुलेक्टमी करते हुए। उसके अलावा आयरस मैनिपुलेटिंग प्रोसीजर ऑफ कोर्स इसकी वजह से भी हेम्फीमा हो सकता है। उसके अलावा स्पॉन्टेनियसली हेम्फीमा हो सकता है, खुद ब खुद हो जाए, वो क्यों? डायबिटीज़ मेलिटस, उसकी वजह से क्या होगा? नियोवास्कुलराइजेशन ऑफ आयरस, इसको हम कहेंगे रूबियोसिस आयराइडस, ठीक है, यानी नियोवास्कुलराइजेशन ऑफ आयरस। जब वहाँ पे वेसल बहुत ज़्यादा होंगी वो वेसल जो होंगी वो रप्चर करेंगी, जिसकी वजह से एंटीरियर चैम्बर में ब्लड आएगा। ये किस में होगा? डायबिटीज़ में होगा। कोई हिमाटोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड सिकल सेल डिजीज़, हीमोफीलिया हो सकता है, वास्कुलर एनॉमलीज हो सकती हैं जैसे जुवेनाइल ज़ेंथोग्रैनुलोमा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है रेटिनोब्लास्टोमा। इसके अलावा इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। जब एंटीरियर चैम्बर में ब्लड आ जाएगा तो क्या होगा? विजुअल एक्यूटी कम हो जाएगी, पुअर पीपल रिएक्टिविटी होगी, इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा और विजिबल ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर। अब इस हाइम्फीमा को हम ग्रेडिंग करते हैं, हमने 4 स्केल बनाए हैं। ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज़ कलेक्टेड इन द एंटीरियर चैम्बर, जब पेशेंट को हम सीधा सीटेड पोजीशन में बिठाएंगे, सबसे पहले तो हम कह देते हैं माइक्रोस्कोपिक मूविंग रेड ब्लड सेल्स इन द एंटीरियर चैम्बर, ठीक है, इसको हम कहेंगे माइक्रो हिम्फीमिया। इसमें क्या होगा? सिंपली सिर्फ माइक्रोस्कोपिक RBCs जो होंगे ना स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से नज़र आएंगे एंटीरियर चैम्बर में, वरना कोई ब्लड वगैरह हमें नहीं नज़र आएगा। इसका प्रोग्नोसिस जो है वो 90% बेस्ट हो सकता है। उसके अलावा 4 ग्रेड्स बनाए, 1 2 3 4। ग्रेड 1 में 0 से 33% ब्लड, ग्रेड 2 में 33 से 50% ब्लड, ग्रेड 3 में 50 से 75% ब्लड और ग्रेड 4 में 100% ब्लड। जो ग्रेड 1 है उसका प्रोग्नोसिस 90% है, ग्रेड 2 का 70% है और ग्रेड 3 और 4 का 50% जो है वो प्रोग्नोसिस है। उसके अलावा 2 टर्म्स है हमारे पास, 8 बॉल हिम्फीमा और ब्लैक बॉल हिम्फीमा। 8 बॉल हिम्फीमा क्या है? इट इज़ टोटल हिम्फीमा विद ब्राइट रेड ब्लड। जब रेड फ्रेश ब्लड होगा ना और टोटल हिम्फीमा होगा, दिस इज़ 8 बॉल हिम्फीमा। और अगर टोटल हिम्फीमा होगा लेकिन जो ब्लड होगा वो थोड़ा डार्क होगा, ब्लैक कलर का होगा, दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉल हिम्फीमा।
अब इस हिम्फीमा की कॉम्प्लिकेशन क्या है, जब कोई सपोज़ हमारी डैमेज हुई है तो उसके ऊपर क्लॉट बन जाएगा, ठीक है, क्लॉट ने उसको रोक देना है। तो उस अगर वो क्लॉट उखड़ जाए, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जब भी वूंड बनता है, ठीक है, उसके बाद उसका क्लॉट बनता है, देन क्लॉट की रिट्रैक्शन होती है, ठीक है, क्लॉट डिज़ोल्व होता है। तो हो सकता है वो क्लॉट जब रिट्रैक्ट हो तो वो उखड़ जाए और रीब्लीडिंग हो। तो कॉम्प्लिकेशन में पहली हमारे पास होती है रीब्लीडिंग या सेकेंडरी हैमेजेस। ये क्यों होता है? क्योंकि क्लॉट जब बना है तो उसने रिट्रैक्ट किया है, अपने आप को लाइस किया है, जिसकी वजह से वो क्लॉट जो है वो उखड़ गया है, ठीक है। ये आफ्टर 24 आवर्स भी हो सकता है, 1 वीक के अंदर भी हो सकता है। रीब्लीड्स की वजह से क्या होगा? फ्रेश ब्लड दोबारा आएगा। पहले जो ब्लड था वो डार्क था, अब जो है वो फ्रेश ब्लड है। तो इसकी वजह से क्या होगा? डार्क क्लॉट्स के ऊपर फ्रेश ब्लड की ना लेयर बन जाएगी। सो फ्रेश ब्लड लेयर्ड ऑन द टॉप ऑफ द डार्क क्लॉट इन्फीरियरली, ठीक है। जो डार्क क्लॉट पुराना ब्लड था वो नीचे, जो नया फ्रेश ब्लड है वो ऊपर है। रीब्लीड्स आर मोर सीवियर, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? सेकेंडरी ग्लाइकोमा हो सकता है। और अगर ग्लाइकोमा में प्रेशर बढ़ गया, वही प्रेशर इसको फोर्स करेगा कि जो आरबीसीज हैं कि वो कॉर्निया के अंदर घुसते जाएं, ठीक है। एक तो आरबीसीज है, पिगमेंटेड हमारे पास सेल्स हैं, ऊपर से क्या हुआ, पीछे से फोर्स कर रही है आई बॉल कि कॉर्निया के अंदर घुस जाओ। क्यों? क्योंकि उसका आईओपी जो है वो इंक्रीज है, जिसकी वजह से कॉर्नियल स्टेनिंग हो जाएगी, कॉर्निया उसका कलर पिक कर लेगी, स्टेन कर लेगी। उसके अलावा ऑप्टिक एट्रोफी, ऑप्टिक नर्व जो है उसकी एट्रोफी हो सकती है। और कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी बताया, सेकेंडरी ग्लोकोमा। क्यों? क्योंकि जो इस बार आरबीसीज आए हैं उन्होंने क्या किया? ट्रेबिकुलर मैश को ब्लॉक कर दिया है। सो ट्रेबिकुलर मैश ब्लॉक बाय आरबीसीज, इसकी वजह से क्या होगा? सेकेंडरी ग्लाइकोमा। कॉर्नियल स्टेनिंग होगी। क्यों? क्योंकि पिगमेंटेड आरबीसीज जो है ना वो कॉर्निया के अंदर घुस जाएंगे। पीछे से कौन फोर्स करेगा? हाई इंट्राओकुलर प्रेशर। उसके अलावा क्या होगा? साइनिक की होगी। एंटीरियर साइनेक की भी हो सकती है, पोस्टीरियर। आयरस के आगे कॉर्निया है, आयरस के पीछे लेंस है। तो अगर आयरस आगे जाकर कॉर्निया के साथ फ्यूज़ हो जाए, चिपक जाए, दिस इज़ कॉल्ड एंटीरियर साइनेक की। और अगर आयरस अपने पीछे जाकर लेंस के साथ फ्यूज़ हो जाए, चिपक जाए, दिस इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर साइनेक की। उसके बाद पिपलरी ब्लॉक हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है? ट्रीट करना सेकेंडरी ग्लाइकोमा जो कि ट्रेबेकुलर मैश ब्लॉकेज की वजह से हुआ है, प्रिवेंट कॉर्नियल स्टेनिंग एंड प्रिवेंट ऑप्टिक नर्व डैमेज। इसमें हॉस्पिटल एडमिशन करेंगे हाई रिस्क ग्रुप, जो कि बच्चे हो सकते हैं, लार्ज हिम्फीमा ग्रेड 3 और 4 का हो सकता है, और सिकल सेल डिजीज़ वालों को। मेडिकल थेरेपी क्या है? जनरली हिम्फीमा जो होता है ना बेचारे इनॉकुस सब बेज़रर सा होता है, ठीक है, खुद ही ठीक हो जाएगा, ट्रांजिएंट होगा, और मियरली इट रिक्वायर्स एनी ऑब्जर्वेशन, खुद ही ठीक हो जाएगा। इसमें सिंपली क्या करेंगे? बेड रेस्ट करना है, हेड एलिवेट करना है, ताकि हिम्फीमा जो है ना इन्फीरियरली सेटल हो। पैच कर देना आई को, ताकि आई बॉल इमोबिलाइज हो, ठीक है, बार बार वो जो क्लॉट है ना वो उखड़े ना। अवॉइड एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या करती है? खून पतला करती है, ठीक है, तो वो तो और ब्लीडिंग के चांसेस हैं। उसके अलावा टॉपिकल स्टीरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या करेगा? प्यूपल को डायलेट कर देगा, इमोबिलाइज हो जाएगा। प्यूपल जब हिलेगा नहीं तो सेकेंडरी डैमेजेस के चांसेस जो हैं वो कम हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? ट्रांसएग्जामिक एसिड, दिस इज़ एंटी फिब्रिनोलिटिक। ये क्या करेगा? ये क्लॉट को बना रहने देगा। ये जो होता है ये ब्लीडिंग रोकता है, ठीक है, तो ब्लीड नहीं होने देगा। ट्रांसएग्जामिक एसिड 25 मिलीग्राम पर किलोग्राम। उसके अलावा एंटी ग्लाइकोमा की ड्रग्स देंगे जब आईओपी बढ़ेगा। और क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे आईओपी डेली। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? इंडिकेशन सर्जरी की सिर्फ तब है जब अनकंट्रोल्ड इंट्राओकुलर प्रेशर हो और वो 50 से ज़्यादा बढ़ा हो और 5 दिनों से वो चल रहा हो, लाइक 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और ग्रेटर फॉर मोर देन 5 days, ठीक है, अनकंट्रोल्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन एस्पिरेशन कर सकते हैं थ्रू अ स्मॉल इंसीजर इन द एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में और क्या कर सकते हैं हम? पैरासिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? सिरिंज घुसाएंगे और जितना भी ब्लड है ना उसको बाहर सक कर लेंगे, वॉश आउट कर लेंगे। और अगर स्टिल इन दोनों प्रोसीजर के बाद नहीं कंट्रोल होगा तो हम क्या करेंगे? ट्रेबिकुलेक्टमी करेंगे, ट्रेबिकुलर मैश को ना तोड़ देंगे ताकि वहाँ से ड्रेनेज हो और आईओपी जो है वो कंट्रोल हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास केमिकल इंजरीज। केमिकल हमारे पास एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं। तो केमिकल इंजरीज जो हैं ये हमारे पास मोस्ट अर्जेंट, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ये इनकी इमीडिएट इंटरवेंशन करनी चाहिए, एंड दे आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। ये इनकी सेवेरिटी जो है वो रेंज कर सकती है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी हो सकते हैं और अप टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं। टाइप इसमें हमारे पास क्या आ सकती है? एसिड्स भी आ सकते हैं और अल्कलीज भी आ सकती है। एसिड्स में कॉमन एसिड सल्फ्यूरिक एसिड्स आ सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक आ सकते हैं, एस्टिक एसिड्स आ सकते हैं, या फिर HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं।
केमिकल इफेक्ट्स क्या हैं, एसिड्स जो होते हैं ना वो कोएगुलेशन कर देते हैं, प्रोटीन्स को सबको इकट्ठा कर देते हैं, कोएगुलेट हो जाती है। अब वो जो कोएगुलेटेड प्रोटीन है ना वो एक्ट करती हैं एज अ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द डीप टिश्यू। इसी तरह इस फिनोमेना की वजह से जो डीप टिश्यूज़ है ना वो हमारे पास बच जाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो अल्कलीज होती है ना वो बहुत ही कोई चवल होती हैं, वो क्या करती हैं, वो स्पॉनिफाई कर दी है, उनको डिज़ोल्व करती हैं, सॉल्युबल कंपाउंड्स में बना देती हैं, स्पॉनिफिकेशन करती हैं फैटी एसिड्स की, जिसकी वजह से कोई बैरियर यहाँ पे सेट ही नहीं होता, बल्कि उल्टा और काम ख़राब होता है कि वो घुलते जाते हैं टिश्यू, तो इसकी वजह से डीपर पेनिट्रेशन करते रहते हैं। तो जो बेसिस है अल्कलीज वो ज़्यादा ख़तरनाक है। खैर हम एसिड की बात कर रहे थे, अगर एसिड्स हो तो उसके ऑकुलर साइंस क्या हो सकते हैं, कंजक्टिवा और कॉर्निया में क्या है, नेक्रोसिस हो सकती है और उनकी एपिथेलियम स्लफ ऑफ हो सकती है। कॉर्निया में हमारे पास क्या साइंस आ सकते हैं, कॉर्निया हमारा ओपेक हो सकता है और स्वेल हो सकता है। कॉर्नियल की जो एपिथेलियम है वो ओपेक और स्वेल होगी, क्यों, क्योंकि कोएगुलेशन हो गई है कॉर्नियल सरफेस टिश्यू की। ये थे हमारे पास एसिड्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बेस। बेस जो होते हैं दे आर ट्वाइस मोर कॉमन, ये हर जगह मिल जाएंगे, बैटरियों में मिल जाएंगे, इधर उधर घर में, और दे आर मोर सीरियस दैन एसिड बर्न्स। इनकी एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लिक्विड अमोनिया, सारी बेसिस आए। केमिकल इफेक्ट्स में क्या करेंगी, ये स्पॉनिफाई करेंगी, सॉल्युबल बनाएंगी, ठीक है, मेम्ब्रेन को घोल देंगी। इसकी वजह से क्या होगा, इनकी डीप टिश्यू में पेनिट्रेशन जो होगी वो ईजी होगी, देयरफॉर दे आर मोर डेंजरस दैन एसिड बर्न। अब जो डैमेज बाय सवियर अल्कली बर्न जो होगी ना उसकी वजह से क्या होगा, कंजक्टिवा और कॉर्निया जो होगी, एपिथेलियम उसकी नेक्रोसिस होगी, और क्या होगा, ऑक्लूजन हो जाएगी लिम्बल वास्कुलेचर की, ठीक है। ये जो अल्कलीज है ना ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो जितनी वेसल्स हैं इनको ऑक्लूड करेंगी, जिसकी वजह से वाइटिश अपीयरेंस आएगी, कंजंक्टिवा पे भी, लिम्बस पे भी, ठीक है, इस तरह वाइटिश अपीयरेंस आएगी। और इसमें क्या होगा, लिम्बल स्टेम सेल्स को जाकर पंगा देगी। अब होता क्या है कि जहाँ पर लिम्बस होता है वहाँ पर स्टेम सेल्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो कॉर्निया होती है उसकी जो सबसे बाहर वाली एपिथेलियम होती है वो कंटिन्यूअसली शेड हो रही होती है, और उसकी एपिथेलियम कहाँ से आती है, वो लिम्बल स्टेम सेल से आती है। एक लिम्बल स्टेम सेल डिवीजन करता है और दो सेल्स बनाता है। एक सेल जो होता है वो कॉर्निया चला जाता है, एज एन एपिथेलियम एक्ट करता है, और जो दूसरा सेल होता है वो वापस घूम के लिम्बस चल जाता है, क्योंकि उसने दोबारा डिवाइड करना होता है। तो अल्कली क्या करते हैं, इतने कोई ऐसे चवल हैं, ये इन जाकर लिम्बल स्टेम सेल्स को जाकर पंगा देंगे, जिसकी वजह से लिम्बल स्टेम सेल्स फारिग हो जाएंगे। तो अब उन्होंने कॉर्निया की एपिथेलियल मेंटेन करके रखनी थी, वो कोई नहीं होगी। इसकी वजह से कॉर्निया में क्या होगा, कंजंक्टिवालाइजेशन हो जाएगी, कॉर्निया के ऊपर कंजंक्टिवा की जो है एपिथेलियम वो चढ़ जाएगी। और क्या कॉर्निया में हो जाएगी, वास्कुलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और क्या कॉर्निया में होगा, परसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट्स होंगे, अल्सरेशंस होंगी, परफोरेशंस होगी, क्योंकि लिम्बल स्टेम सेल्स जो है वो फारिग हो गए। इसी तरह अगर अल्कलीज बहुत ही ज़्यादा वैशी हैं तो क्या कर सकती है, कॉर्नियल में ओपेसिफिकेशन कर सकती हैं, डीप पेनिट्रेशन कर सकती है। अगर एंटीरियर चैम्बर में पेनिट्रेट करेंगी तो आयरस को डैमेज करेंगी, लेंस को डैमेज करेंगी, ट्रेविकुलर मैस को डैमेज करेंगी, सिलरी बॉडी एपिथेलियम को डैमेज करेंगी। इस सब की वजह से क्या करती जा रही हैं, ये डिज़ोल्व करती जा रही हैं, चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, स्ट्रक्चर जितने हैं वो स्पॉनिफाई होते जा रहे हैं, फारिग होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से आई का जो टोन थी वो ख़त्म हो गई है, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिया। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, थीसिस हो जाएगा। वो क्या होता है, श्रंकन नॉन फंक्शनल आई। इस श्रंकन नॉन फंक्शनल आई को हम कहेंगे दिस इज़ थीसिस, और हाइपोटोनिया हो जाएगी। सिम्टम्स में देखें तो हमारे पास अल्कली की वजह से क्या होगा, सवियर पेन होगी, ब्लेफरोस्पाज्म हो जाएगा, आईलिड्स जो होंगी उनका स्पाज्म हो जाएगा, रिड्यूस्ड विजुअल एक्विटी। ऑक्यूलर साइंस, आंख के आसपास देखेंगे तो जो सराउंडिंग स्किन होगी वहाँ पर बर्न प्रेजेंट होगा। मैंने जैसे कहा कि ये सारे वास्कुलेचर की ऑक्लूजन करती है, जब वैसल ही ऑक्लूड हो गया, उसके अंदर जो रेड कलर का ब्लड था वो अब नहीं जा रहा, तो वो क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें वाइटिश हो जाएंगी। सो कंजंक्टिवा वाइट हो जाएगा, लिम्बस जो होगा वाइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वास्कुलेचर का ऑक्लूजन है, ब्लड वेसल सारी ऑक्लूड हुई पड़ी हैं, डिस्ट्रॉय हुई पड़ी हैं। कॉर्निया में क्या होगा, उसका वो ओपेक हो जाएगा, ठीक हो गया, डल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी एपिथेलियम जो है सारी स्लफ आउट हो गई, उसकी कंजंक्टिवालाइजेशन हो जाएगी, उसकी वास्कुलराइजेशन हो जाएगी, एपिथेलियल डिफेक्ट्स, अल्सरेशन और परफोरेशन होगी। उसके अलावा और क्या होगा, जो वही कंजंक्टिवा और लिम्बस जो है वो वाइट हो जाएंगे, क्यों, लॉस ऑफ वेसल्स। मैनेज कैसे करेंगे, केमिकल बर्न वो वाहिद इंजरी है आई की जिसमें हमें कोई फॉर्मल क्लिनिकल असेसमेंट नहीं होनी, हमें पता चला इसके अंदर बर्न गया, हमने अन्यवा शुरू हो जाना है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें अच्छी तरह इरीगेट करना है। डायरेक्ट ये स्टेप नहीं है कि हमने एसिड है तो बेस डाल दिया, बेस है तो एसिड डाल दिया, नो दिस इज़ रॉन्ग। पहले हमने उसको अच्छी तरह इरीगेट करना है। इरीगेट क्यों,
टू मिनिमाइज द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट विद द केमिकल एजेंट, ठीक है। और क्यों हमने इरीगेट करना है, टू नॉर्मलाइज द पीएच, पहले उसको डाइल्यूट तो करो, उसकी पीएच पहले कम तो करें। जब पीएच कम हो जाएगी उसके बाद हमने टॉपिकल एनेस्थीसिया देना है, क्योंकि पेशेंट चीख रहा है, उसको पेन है, तो एनेस्थीसिया देना है। उसके बाद क्या करना है, इरीगेट द आई विद वाटर या फिर नॉर्मल सेलाइन फॉर 15 to 20 मिनट्स, तब तक जब तक पीएच चेंज नहीं हो जाती। फिर न्यूट्रलाइजेशन करना है। अगर तो उसने एसिड डाला है अपनी आँख में तो हम वीक बेस डाल देंगे, और अगर उसने अपनी आँख में बेस डाले तो हम वीक एसिड डाल देंगे। फिर क्या करना है, रिमूवल ऑफ अगर कोई कोई केमिकल मैटर है उसकी आंख में, कोई फंसा हुआ है, कोई अल्कली है या पीपी एसिड है, तो उस पर्टिकुलेट केमिकल मैटर को हमने रिमूव करना है। किस तरह, कॉटन स्वैप या फोर्सेप्स से कर सकते हैं। उसके अलावा डबल इवर्जन करनी है, क्योंकि जो आईलिड्स हैं उनके उधर जो फोर्निक्स है, जहाँ पर फोनिकल कंजक्टिवा है, हो सकता है कोई पार्टिकल वहाँ पे अभी भी छुपा पड़ा हो, तो आईलिड्स को हमने डबल इवर्ट करना है ताकि वो जो फोर्निक्स है वो नज़र आए, और अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो हम उसको वहाँ से निकालें। रिमूव द डिवाइटलाइज टिशू, जो टिशू ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, जहाँ पर एसिड या बेस ने अपना कमाल, अपना फ़न का मुजाहरा कर दिया, डिवाइटलाइज टिशू हम उसे रिमूव कर देंगे ताकि वो स्टिल उधर खड़ा और इरिटेशन ना करे, बाकी आँख की नेक्रोसिस ना करे। इसके अलावा हम ना ग्रेडिंग को ना जो केमिकल इंजरी है ना उसकी सिविरिटी को हम ग्रेड्स दे सकते हैं, ठीक है। और वो किस तरह दे सकते हैं, रॉपर हॉल सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग। इसमें 4 ग्रेड्स होंगे, ग्रेड 1, 2, 3 और 4। ग्रेड 1 में क्या होगा, कॉर्निया बिल्कुल ठीक होगा, सिर्फ जो उसकी बाहर की थोड़ी सी एपिथेलियम होगी ना उसको कोई स्लाइट डैमेज आ जाएगी, ठीक है, केमिकल इंजरी। ये था ग्रेड 1। अब चलते हैं आखिरी ग्रेड पे, ग्रेड 4। उसमें क्या है, कॉर्निया बिल्कुल ओपेक, कॉर्निया बिल्कुल फारिग, और जो लिम्बल एस्कीमिया है ना वो 50% से ज़्यादा है। ग्रेड 1 में कॉर्निया के बिल्कुल स्लाइटेस्ट डैमेज है, ग्रेड 4 में कॉर्निया बिल्कुल ओपेक है। बीच में रह के ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 2 और 3 में कॉमन फीचर है कि कॉर्निया इन दोनों का हेजी होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ बनेगा, ग्रेड 2 में हेजी कॉर्निया तो है लेकिन आयरस डिटेल नज़र आ रही है, लेकिन ग्रेड 3 में हेजी कॉर्निया है लेकिन आयरस डिटेल नज़र नहीं आ रही। तो ये ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 1 में कॉर्निया क्लियर है, सिर्फ सुपरफिशियल छोटी सी एपिथेलियल डैमेज है। ग्रेड 2 में कॉर्निया हेजी है लेकिन आयरस डिटेल नज़र आ रही है। ग्रेड 3 में कॉर्निया हेजी है लेकिन आयरस डिटेल नज़र नहीं आ रही, और ग्रेड 4 में कॉर्निया ही ओपेक है। तो ट्रीटमेंट इसकी क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, ठीक है, और प्रोमोट एपिथेलियल रीजनरेशन, वो जो लिम्बल स्टेम सेल्स को इसने जाके उंगली दी है, पंगा किया है, उसको हम ठीक करेंगे। प्रिवेंट कॉर्नियल अल्सरेशन या परफोरेशन। अब इसकी ट्रीटमेंट देखें तो कुछ मेडिकल है, मेडिकल में कुछ टॉपिकल हम आई के ऊपर कुछ लगाएंगे, सिस्टेमिक होगी, थ्रू आउट द बॉडी देंगे, और उसके अलावा सर्जरी कर सकते हैं। टॉपिकल में देखें तो एंटीबायोटिक्स देंगे, क्यों, सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस हैं उसको रोकने के लिए। साइक्लोप्लेजिक्स, अब आई में हर्ट हुई है, उसके जो सिलरी बॉडीज़ हैं वो कंजेस्टेड है, तो एट्रोबीन क्या करेगी, पेन रिलीव करेगी। साइक्लोप्लेजिक है, सिलरी बॉडी जो कंट्रैक्टेड है, जो पेन कर रही है उसको रोकेगी। और क्या करेगी, पोस्टीरियर साइनेकी फॉर्मेशन को रोकेगी एट्रोपिन। पोस्टीरियर साइनेकी क्या होता है, आयरस अपने पीछे जाता है और पीछे उसके लेंस पड़ा है तो उसके साथ जाकर पक्का पक्का फ्यूज़ हो जाता है, चिपक जाता है। दिस इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर साइनेकी। एट्रोपिन इस चीज़ को रोकेगी। स्टीरॉयड्स देंगे 7 दिनों के लिए, उसके बाद एनसेड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। स्टीरॉयड क्यों, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड या सिट्रिक एसिड जिसे विटामिन सी कहते हैं, ये क्यों, ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और हीलिंग प्रोमोट करते हैं। उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन देंगे, दिस एक्ट्स एज कोलाजिनेज इनहिबिटर। अब अगर अच्छी खासी इन्फ्लेमेशन होगी, बर्निंग होगी, अब इसके बाद क्या होगी, हीलिंग होगी। हीलिंग की वजह से क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा, नए कोलाजन्स आएंगे, डिपॉजिट होंगे। अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब नए कोलाजन्स आएंगे, डिपॉजिट होंगे, तो कॉर्निया का जो ओपेक स्ट्रक्चर है ना वो सारा नया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जो उसकी क्लैरिटी है, कॉर्निया नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो अब जो नए कोलाजन फाइबर्स आएंगे वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और कॉर्निया ओपेक हो जाएगा और हमें नज़र आना बंद हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, नए फाइबर्स कोलाजन डिपॉजिट होने ही नहीं देते। तो ये किस तरह करेंगे, कोलाजेनेज इनहिबिटर जो कि टेट्रासाइक्लिन है। सिस्टेमिकली हम क्या दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन, ये भी क्या है, ये भी कोलाजिनेज इनहिबिटर है और ये न्यूट्रोफिल्स भी इनहिबिट करता है।
अल्सरेशन जो है रिड्यूस करेगा 100 mg ट्वाइस अ डे। उसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड देंगे। तो ये जो विटामिन सी है ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा और हीलिंग को प्रमोट करेगा। सर्जिकली हम क्या कर सकते हैं, एडवांसमेंट ऑफ नॉन कैप्सूल उसको पकड़ कर आगे लें और सूचर कर दें, उसको बांध दें किसके साथ, लिम्बस के साथ। और क्या कर सकते हैं, लिम्बल स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। अब ये जो इसने अल्कली ने पंगा दिया था, लिम्बस सेल को जाकर छेड़ा था, तो हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की वजह के थ्रू। और इसका क्या फ़ायदा होगा कि कॉर्नियल की एपिथेलियम मेंटेन करेगा। यही लिम्बल स्टेम सेल्स हैं जो डिवाइड करते हैं और कॉर्निया की एपिथेलियम बनाते हैं। एक लिम्बल स्टेम सेल दो में डिवाइड करेगा, वो जो दो होंगे ना उनमें से एक कॉर्निया के एपिथेलियम बन जाएगा और जो दूसरा सेल होगा वो वापस लिम्बल स्टेम सेल बना देगा। फिर अगेन वो डिवाइड करेगा, एक कॉर्निया के एपिथेलियम को चल जाएगा, दूसरा वापस लिम्बल स्टेम सेल जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह जो होता है ना, लिम्बल स्टेम सेल वो मेंटेन करते हैं कॉर्नियल एपिथेलियम तो इसने तो अल्कली ने तो इसको फारिग करके रख दिया था। तो हम क्या करेंगे, लिम्बल स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट लगा सकते हैं एपिथेलियल लाइनिंग को असिस्ट करने के लिए। कंजक्टाइवल या मेम्ब्रेन ग्राफ्ट लगा सकते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट लगा सकते हैं। कराटोप्लास्टी, कॉर्निया जो है वो ही रिप्लेस कर दें, या कराटोप्रोस्थेसिस, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल कॉर्निया डाल देना। कॉम्प्लिकेशन क्या है अगर हम ट्रीट ना करें अल्कली या फिर ये जो एसिड बर्न है, इसकी वजह से एक्यूट प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, कॉर्नियल परफोरेशन, मोरी हो जाएगी, आर पार सुराख हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकती है और ग्लाइकोमा हो सकता है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में क्या हो सकता है, आईलिड में ट्रेकियासिस, ट्रेकियासिस कहते हैं मिस डायरेक्शन ऑफ आईलिड टूवर्ड आईलैशेस टूवर्ड्स द ग्लोब। आईलैशेस की जो डायरेक्शन होती है वो ग्लोब की तरफ आती है और वो ग्लोब के अंदर आकर चुभती है। एक्ट्रोपियन कहते हैं आईलिड जो होती है वो अवे फ्रॉम द ग्लोब मूव कर जाए। जिस तरह वो बूढ़े लोगों की नीचे वाली आईलिड जो होती है वो ऐसे जो ढीली सी झुकी हुई होती है, ठीक है, वो एक्ट्रोपियन होता है। एंट्रोपियन होता है कि आईलिड जो है वो ग्लोब के अंदर मूव कर जाए, ठीक है, ग्लोब की तरफ। कंजंक्टिवा का क्या हो सकता है, सिसैटियाइजेशन। सिसैटियाइजेशन कहते हैं जब हीलिंग फाइब्रोसिस होती है तो उसके बाद कंट्रैक्शन होती है और वो जो सारा हमारे पास टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है वो बिगड़ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सिसैटियाइजेशन, कंट्रैक्शन की वजह से। सिम्ब्लेफ्रॉन हो सकता है। अब सिम्ब्लेफ्रॉन में क्या होता है कि कंजंक्टिवा जो कि आईलिड्स के अंदर चढ़ा होता है दैट इज़ पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा, और जो बल्ब ग्लोब के ऊपर चढ़ा होता है दैट इज़ बल्बर कंजंक्टिवा। ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर देते हैं, यानी जो आईलिड है वो चिपक जाती है आई बॉल के साथ, ठीक है। पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा फ्यूज़ कर जाता है बल्बर कंजंक्टिवा, दिस इज सिम्ब्लेफ्रॉन। ड्राई आई हो सकती है। कॉर्निया में हमारे पास क्या हो सकता है, कॉर्नियल स्कारिंग हो सकती है, वास्कुलराइजेशन हो सकती है, और क्या हो सकता है हमारे पास, जनरली ग्लाइकोमा हो सकता है और कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लो आउट फ्रैक्चर। ब्लो आउट फ्रैक्चर क्यों होता है, जब कोई ट्रॉमा हो ऑर्बिट, ऑर्बिट जो हमारी ये जो बोनी सॉकेट्स है जिनके दरमियान आई पड़ी है, जब भी इस ऑर्बिट को कोई ट्रॉमा हो, लेकिन उसकी एक करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि उस ट्रॉमा का या जो चीज़ हिट कर रही है, जो लार्ज ऑब्जेक्ट हमारी इस ऑर्बिट को हिट कर रहा है, उसका जो साइज़ होना चाहिए दैट शुड बी लार्जर देन द ऑर्बिटल अपर्चर, ठीक है। वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आँख के अंदर घुसे नहीं, ठीक है, बस बोन्स पे आकर जाकर हिट करे। तो ये हमारे पास ऑफन राउंडेड मैस हो सकते हैं, जिस तरह टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल हो सकती है, ह्यूमन फिस्ट हो सकता है, कोई ऑटोमोबाइल का कोई पार्ट हो सकता है। मैकेनिज्म क्या होता है, जब कस के आकर खींच कर एक ब्लो लगती है तो उसकी वजह से क्या होता है, इंट्रा ऑर्बिटल प्रेशर इंक्रीज होता है। और जो हमारे पास सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है ना ऑर्बिटल वॉल का, ऑर्बिटल वॉल हमारे पास इन्फीरियर, सुपीरियर, मीडियल और लैटरली इस तरह चकोर सी एक होती है, ठीक है। जो उसका सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पार्ट होता है वो ऑर्बिट्स का, वो हमारे पास होता है फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। वो फ्रैक्चर हो जाता है, क्रैक हो जाता है, ठीक हो गया। और उसके साथ साथ और क्या चीज़ क्रैक होती है, फ्रैक्चर होती है, इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल। लेकिन मेजरली जो चीज़ क्रैक होती है दैट इज़ फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। और अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की हमारे पास ब्लो आउट फ्रैक्चर है तो मीडियल वॉल भी फ्रैक्चर हो सकती है, लेकिन फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट इज़ ऑन टॉप मोस्ट। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में देखें तो पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस, यानी जो आंख है इसके आसपास अडीमा होगा, आंख इतनी बड़ी सूज जाएगी। सब कंजंक्टिवल हैमरेजेस होंगी। एम्फाइसीमा, इसका मतलब है कि जो एयर है वो जब मीडियल वॉल फ्रैक्चर हुई है तो उसकी वजह से सबकुटेनियस स्पेसेस में चली गई है। वो ऑर्बिट में भी जा सकती है, वो आईलिड्स में भी जा सकती है, और जब पाल्पिटेशन करेंगे तो उसमें से क्रैकलिंग साउंड्स आएंगी, दिस इज़ एम्फाइसीमा, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, हाइपोस्थीसिया हो सकता है, जहाँ पर इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व सप्लाई कर रही है उस डर्माटोमल सेगमेंट में क्या होगा, पेन फील होना ख़त्म हो जाएगी, दिस इज़ हाइपोस्थीसिया। और क्या हो सकता है, प्रोप्टोसिस हो सकता है। प्रोप्टोसिस में क्या होगा,
कि क्योंकि आँख के पीछे एडिमा बहुत ज़्यादा हुआ है, हैमरेज बहुत ज़्यादा हुई है, तो आँख जो है ना वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। दिस इज़ प्रोप्टोसिस। और क्या हो सकता है? डिप्लोपिया हो सकता है। डिप्लोपिया अप गेज में भी हो सकता है, डाउन गेज में भी हो सकता है। तो डबल डिप्लोपिया किस वजह से हो सकता है? हैमरेज से भी हो सकता है और एडिमा में भी। ऑर्बिट में हैमरेज भी हुई है, एडिमा भी हुई है, इसकी वजह से प्रोप्टोसिस और डबल डिप्लोपिया होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इंट्रैपमेंट हो सकती है। किसकी? इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स, किसकी? कनेक्टिव टिश्यू में। साथ साथ जो कोई कनेक्टिव टिश्यू या साथ कोई फ्रेमवर्क है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, उसके अंदर ये मसल्स मैकेनिकली ट्रैप हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? फोर्स डक्शन टेस्ट जब कराएंगे ना, ट्रैक्शन टेस्ट, तो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास आई की मूवमेंट्स आएंगी। ठीक है, आई की मूवमेंट्स हमारे पास फुली नहीं होंगी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होंगी। क्यों? क्योंकि ब्लो आउट फ्रैक्चर हुआ है, ये मसल्स जो है ये हिट हैं। उसके अलावा एन ऑफ्थेल्मोस, एन ऑफ्थेल्मोस का मतलब है आंख जो है ना वो अंदर की तरफ चली जाएगी। तो पहले हमने कहा प्रोप्टोसिस, अब हम कह रहे हैं एन ऑफ्थेल्मोस। ये क्यों? प्रोप्टोसिस इसलिए क्योंकि जब ताज़ी फ्रैक्चर हुई थी तो उस वक्त एडिमा था और हैमरेज थी। अब वो एडिमा और हैमरेज जो है वो 1-2 हफ्ते के बाद जब डिज़ोल्व हो जाएंगी तो आंख जो होगी ना वो हमें नज़र आएगा ये भाई ये तो अंदर थी, तो एन ऑफ्थेल्मोस होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यूज हो ना वो हमारे प्रोलैप्स कर जाएंगे इनटू द मैक्सिलरी साइनस। सीधे कहें तो आंखें जो है ना वो चीक्स में जाकर घुस जाएंगी। ठीक हो गया। और जब 1 या 2 हफ्ते के बाद ये डीप और हैमरेज ख़त्म होगी तो जो हमारी प्रोप्टोसिस आइज थी ना, जो हमें लग रही थी कि आंखें बाहर निकली हैं, वो अब एक्चुअली एन ऑफ्थेल्मोस थी एंड देयर इज टोसिस ऑफ द ग्लोब। एक्सरे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें प्लेन एक्सरे में क्या नज़र आएगा? नोज चिन यानी वाटर साइन नज़र आएगा, नोज चिन व्यू। इसमें क्या होगा कि जो ऑर्बिटल फ्लोर है, जो ऑर्बिट के नीचे वाला बना रहा है, ठीक है, जो जहाँ पर ऑर्बिट और मैक्सिला आपस में मिल रहा है, ऑर्बिटल फ्लोर, वो फ्रैक्चर है। क्यों? क्योंकि ये वीकेस्ट पॉइंट था। दिस इज़ नोज चिन व्यू या फिर वाटर साइन। और इसमें जब हम हेस चार्ट में देखेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑकुलर मसल्स, और जो मूवमेंट्स होंगी ऑकुलर मसल्स की वो क्या होंगी? रिस्ट्रिक्टेड होंगी। वो हमें कैसे पता चला है? फोर्स डक्शन टेस्ट के थ्रू। तो हेस चार्ट हम किस लिए यूज़ करेंगे? इट इज़ यूजफुल टू रिकॉर्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑकुलर मूवमेंट, ठीक है, एंड मॉनिटर द इम्प्रूवमेंट। ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या आएगा? मेडिकल ट्रीटमेंट भी होगी, ऑब्जर्व भी करेंगे, और सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होगा? ऑब्जर्व करेंगे विद द फॉलोइंग ट्रीटमेंट। क्या ट्रीट करेंगे? नोज़ ब्लोइंग शुड बी अवॉइडेड। नाक को नहीं फुलाना, ठीक है, उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं करना। जब उसमें ज़्यादा प्रेशर होगा ना तो नोज़ के आसपास जितने भी पैरानेजल साइनसेस हैं वो इन्फेक्ट हो जाएंगे। इन्फेक्टेड नोज़ है तो उसके कॉन्टैक्ट्स किधर चले जाएंगे? साइनसेस में चले जाएंगे, ऑर्बिट में चले जाएंगे, और इसकी वजह से और ज़्यादा एम्फाइसीमा होगा और हर्निएशन होगी सॉफ्ट टिश्यू की। इसके अलावा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो या कोई मैक्सिलरी साइनस से इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा क्या करेंगे? एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे ताकि पेन और स्वेलिंग कम हो। उसके अलावा सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स देंगे। स्टीरॉइड्स क्यों? सवियर ऑर्बिटल एडीमा के लिए, ठीक है, ताकि स्टीरॉइड्स जो होंगे एडीमा को कम करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? These are carried out for the prevention of permanent vertical diplopia। हम नहीं चाहते कि परमानेंटली हमें वर्टिकल डिप्लोपिया हो जाए, ऊपर और नीचे, डाउन और अप गेज पे हमें डिप्लोपिया हो। और क्या कर सकते हैं? कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल एन ऑफ्थेल्मोस। किसी की आंखें अंदर घुस जाए तो वो कितना कॉस्मेटिकली अनबियरेबल, अनएक्सेप्टेबल है। तो इन दो चीज़ों के लिए ना हम सर्जिकल अप्रोच कर सकते हैं, और सर्जरी हम 10 से 14 दिनों के बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 से 14 दिनों में सारा एडिमा जो होगा वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, हैमरेज जो होगी वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, हमारे पास नॉर्मल एक आई होगी जिसकी हम सर्जरी करें। सर्जरी रिपेयर में हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास मसल्स जो थे आई के, वो जो इंट्रैप्ड हो गए थे ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स में, उनको हम फ्री कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जो बोनी डिफेक्ट है, जो फ्लोर हमारा फ्रैक्चर हुआ था, या मोस्ट ऑफ द टाइम मीडियल वॉल भी जो फ्रैक्चर हुई थी, उसको हम रिपेयर कर दें। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लो आउट फ्रैक्चर।